नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हैरी स्कैरी टेल्स में। मेरा नाम हैरी है। आज मैं आप सभी के लिए एक और सच्ची और बेहद डरावनी कहानी लेकर आ गया हूँ। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक फैमिली जो नए घर में रहने के लिए आती है। उस फैमिली में राजेश और उसकी पत्नी पल्लवी और उन दोनों की एक छोटी सी बेटी मात्र 6 महीने की नताशा होती है। उन तीनों को ये घर बहुत पसंद आता है। घर के बाहर एक गार्डन होता है जहाँ पर कुछ झूले पड़े होते हैं। उसी गार्डन में एक फुहारा होता है। इस तरह से वो घर बहुत ही अच्छा लगता है। पल्लवी के लिए तो इससे अच्छा क्या होगा, मानो उसे अपनी जिंदगी की सारी खुशियाँ उस घर में प्राप्त कर ली हो। परंतु ये खुशियाँ उसकी जिंदगी में ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाई। बेटी नताशा 7 महीने की हो चुकी थी। अब वो थोड़ी थोड़ी खड़ी होने लगी थी। राजेश को इससे अच्छी खुशखबरी मिलना बहुत जरूरी था। उसने सोचा कि मेरी बेटी अब खड़ी हो रही है तो राजेश उसके लिए वॉकर ले आता है। नताशा उस वॉकर में बैठकर पूरे घर का चक्कर मिनटों में लगा लेती थी। एक दिन की बात है, राजेश और पल्लवी अपने किचन में काम कर रहे थे। राजेश पल्लवी के काम में हाथ बटा रहा था। तभी उसने देखा कि नताशा वॉकर में भागती हुई राजेश के पास आ जाती है और अपनी ही आवाज में खुशी जाहिर करती है। परंतु राजेश को उसको इस तरह से अंदर आते हुए देखकर चौंक जाता है, क्योंकि उसके कमरे के दरवाजे के पास 1 फुट ऊंची सीमेंट की स्लिप पड़ी हुई थी। इस नज़ारे को देखकर राजेश एक पल में ठिठक जाता है और सोचता है कि आखिरकार 7 महीने की बच्ची 1 फुट ऊंची स्लिप को पार करके मेरे पास कैसे आ सकती है। राजेश इस बात को पूरी तरह से गंभीरता से ले लेता है और रात में भी यही सोचता है कि आखिरकार नताशा उस 1 फुट ऊंची स्लिप को पार करके मेरे पास कैसे आ गई। राजेश इस बात को सोच ही रहा था कि उसने देखा कमरे के बाहर खिड़की पर कोई खड़ा है। वहां पर शायद 10 साल की एक लड़की खड़ी जो कि राजेश को घूरे जा रही थी। ये सब देखकर राजेश डर जाता है और बेड से उठकर उस खिड़की के पास जाता है। वो जैसे ही खिड़की के पास जाता है तो वो देखता है कि वहाँ कोई भी नहीं खड़ा है। उसे लगता है शायद ये मेरा वहम होगा। कुछ देर होने के बाद पल्लवी की आँख खुल जाती है और वो देखती है कि राजेश बेड पर नहीं है। तभी वो आवाज लगाकर राजेश को बुलाती है और पूछती है कि क्या हुआ, तुम इस तरह से बाहर क्यों गए थे। तभी राजेश उसे पूरी कहानी बताने लगता है। इतने में पल्लवी कहती है कि शायद ये तुम्हारा कोई भ्रम हो सकता है। वो दोनों इतना सोचकर सो जाते हैं। परंतु नताशा का इस तरह से 1 फुट ऊंची स्लिप को पार करके आ जाना, ये बात राजेश को अभी भी खटक रही थी। अगली सुबह जब राजेश की आंख खुलती है तब सबसे पहले वो अपनी नताशा की तरफ देखता है। वो देखता है कि नताशा उसे एकटक आंख खोलकर घूरे जा रही है। नताशा को इस तरह से देखकर उसके मन में रात वाली घटना आ जाती है कि खिड़की पर खड़ी लड़की भी उसको इसी तरह से घूर रही थी। अब राजेश बहुत ज्यादा डर जाता है और उससे रहा नहीं जाता है। ये सब देखकर राजेश एक पंडित जी को घर पर बुला लाता है। पंडित जी हवन करने लगते हैं और कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हैं और पल्लवी से कहते हैं कि नताशा को अपने बाएं कंधे से लगाकर रख ले। पंडित जी के इस तरह से कहने पर पल्लवी नताशा को बाएं कंधे पर लेटा लेती है। परंतु पल्लवी को ऐसा लगता है कि नताशा उसके दाएं कंधे पर लेटी हुई है। जैसे जैसे पंडित जी मंत्र बोलते जाते हैं, नताशा भी उसी तरह से अपनी भाषा में कुछ बोलती है।
तभी पल्लवी को ऐसा लगता है कि उसके दाएं कंधे पर किसी ने पानी डाल दिया हो, परंतु ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि नताशा तो बाएं कंधे पर लेटी थी। ये सब कुछ इस तरह से चलता रहता है। पंडित जी अपने मंत्र बोलते जाते हैं। कुछ देर बाद पंडित जी की पूजा समाप्त होती है और हमसे कहते हैं कि अब घबराने की कोई बात नहीं है, मामला सब कुछ ठीक हो चुका है। अब पल्लवी और राजेश निश्चिंत होकर उस घर में रहते हैं। उन्हें अब किसी भी आत्मा का होने का आभास नहीं होता। इस तरह से रहते हुए लगभग 1 महीने हो जाते हैं और 1 महीने तक वहाँ कोई घटना घटित नहीं होती है। जब ये नज़ारा पल्लवी और राजेश देखते हैं तो वो दोनों बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। परंतु एक रात ये दोनों अपने बेड पर सो रहे होते हैं, तभी उनकी नज़र अपनी बेटी नताशा पर जाती है। ये लोग देखते हैं कि नताशा बिना वॉकर के चलती हुई बाहर गार्डन में जा रही है। ये नज़ारा देखकर वो दोनों भौचक्के रह जाते हैं और आपस में सोचते हैं कि नताशा बिना वॉकर के तो चल ही नहीं सकती है, तो फिर ये अचानक कैसे चलने लगी। वो दोनों भी उसके पीछे पीछे चल देते हैं। नताशा चलती हुई उन्हीं झूले के पास पहुंच जाती है जो गार्डन में लगे हुए थे। नताशा धीरे धीरे झूलों के पास जाती है। पल्लवी और राजेश भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। जब वो दोनों झूले की तरफ देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उस झूले पर वही 10 साल की लड़की बैठी हुई थी और नताशा को अपनी ओर बुला रही थी। ये वही लड़की होती है जिसे 1 महीने पहले राजेश ने अपने कमरे की खिड़की के पास खड़े हुए देखा था। राजेश और पल्लवी जैसे ही उस लड़की के पास पहुंचते हैं तो वो लड़की वहां से गायब हो जाती है। लड़की के जाते ही नताशा जमीन पर गिर जाती है और बहुत तेजी से रोने लगती है। झूले पर बैठी हुई लड़की राजेश और पल्लवी को अपनी ओर आता हुआ देख वहां से गायब हो जाती है। इसी बीच नताशा भी जमीन पर गिर जाती है और तेजी से रोने लग जाती है। उसको इस तरह से रोते हुए देख दोनों लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। पल्लवी नताशा को अपनी गोद में उठाकर जल्दी से कमरे की तरफ भागती है। पीछे पीछे राजेश भी आता है, परंतु वो झूले को बार बार देखता जाता है, लेकिन वहाँ कोई लड़की उसे दिखाई नहीं देती है। वो दोनों बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं। पल्लवी कहती है कि पंडित जी तो कह रहे थे कि अब हमारे ऊपर किसी भी साए का खतरा नहीं है, तो फिर ये दोबारा कहाँ से आ गई। राजेश भी इसी सोच में बैठा हुआ था कि आखिरकार वो लड़की है कौन जो हमारी नताशा के पीछे पड़ी हुई है। खैर अगली सुबह दोनों लोग उठ जाते हैं और पीछे की बातों को भुलाने की कोशिश करते हैं और अपने काम पर ध्यान देने लग जाते हैं। राजेश बाथरूम में नहाने चला जाता है। पल्लवी नताशा के साथ कमरे में होती है कि तभी अचानक पल्लवी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है, बचाओ बचाओ। जब पल्लवी की चिल्लाने की आवाज राजेश को सुनाई देती है तो वो जल्दी से भागता हुआ पल्लवी के पास आता है और देखता है कि पल्लवी घबराई हुई सी जमीन पर पड़ी हुई है और नताशा का नाम ले रही है। राजेश नताशा को जैसे ही देखता है तो वो दंग रह जाता है, क्योंकि नताशा ने किसी बड़े बच्चे की तरह अपने दोनों होठों पर लिपस्टिक और माथे पर बिंदी लगा रखी है और वो अपनी ही आवाज में बोल रही है। तभी राजेश सोचता है कि आखिरकार 7 महीने की बच्ची इस तरह से श्रृंगार कैसे कर सकती है। 7 महीने की बच्ची को तो कुछ भी समझ नहीं होता है, लेकिन उसने तो अपने दोनों होठों पर लिपस्टिक ऐसे लगा रखी है जैसे मानो किसी बड़े बच्चे ने अपने होठों पर लिपस्टिक लगाई हो और माथे पर बिंदी भी लगा ली है। किसी तरह से पल्लवी अपने आप को संभाल पाती है और नताशा को अपनी गोद में उठा लेती है और उसके होठों से लिपस्टिक और बिंदी को छुटा देती है। आखिरकार राजेश और पल्लवी ये समझ ही नहीं पाते हैं कि
इस घर में ऐसा क्या है और ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है। राजेश दोबारा से उस पंडित जी को बुला लाता है। पंडित जी जैसे ही घर की दहलीज पर कदम रखते हैं, उन्हें तुरंत आभास हो जाता है कि वो आत्मा अभी भी इस घर में अपना डेरा डाले हुए है। इस बार पंडित जी गंगा जल का छिड़काव पूरे घर में करने लगते हैं। पंडित जी उस आत्मा से पूछते हैं कि तू कौन है और इन दोनों को क्यों परेशान कर रही है। तभी उस लड़की की आत्मा उसकी बेटी नताशा के अंदर प्रवेश कर जाती है और एक भयानक आवाज के साथ पंडित जी से कहती है कि अरे ओ पंडित, यदि तुझे जानना है कि इन दोनों को क्यों परेशान कर रही हूँ तो ये बात तू इस राजेश से पूछ कि उसने 25 साल पहले मेरे साथ क्या किया था। राजेश को सब बात मालूम है। तभी राजेश की तरफ नताशा घूरती हुई देखती है और भयानक आवाज में उससे कहती है कि राजेश बता, 25 साल पहले तेरे घर में पिंकी नाम की एक लड़की थी और उसके साथ तूने क्या किया था। राजेश उसकी आवाज को सुनकर थर थर कांपने लगता है और उसे आज से 25 साल पहले की सारी घटना याद आने लगती है। तभी पल्लवी राजेश से पूछती है कि ये पिंकी कौन है और तुमने उसके साथ क्या किया था। तभी राजेश पल्लवी से कहता है कि पिंकी मेरी छोटी बहन थी। इसे मेरी माँ सबसे ज्यादा प्यार करती थी, दुलार करती थी। 25 साल पहले ये 10 साल की थी। ये बहुत शरारती हुआ करती थी। राजेश इतना ही कह पाया था कि तभी अचानक से उसकी माँ वहाँ आ जाती है और नताशा के ऊपर पिंकी की आत्मा को देखकर वो बहुत घबरा जाती है। नताशा बहुत ज्यादा रोती जा रही थी और पिंकी की आवाज में कुछ कह रही थी। राजेश की माँ तुरंत ये सब देखकर राजेश से कहती है कि बेटा, अपनी बहन से माफी मांग। जो काम तूने किया था उसके लिए अपनी बेटी से माफी मांग ले, जिससे कि पिंकी की आत्मा शांत हो जाए। पल्लवी को कुछ समझ नहीं आता है। पल्लवी फिर से राजेश की माँ से पूछती है कि आखिरकार किस बात की माफी राजेश मांगेगा, कोई मुझे भी तो बताए। तभी राजेश की माँ पल्लवी को बताती है कि जब पिंकी 10 साल की थी तब ये बहुत शरारती थी और मेरी ड्रेसिंग टेबल में से लिपस्टिक, पाउडर, क्रीम और बिंदी निकालकर अपने चेहरे पर लगा लेती थी। वो लिपस्टिक एकदम बड़े लोगों की तरह लगाती थी, जैसे मानो उसके होठों पर किसी बड़े व्यक्ति ने लिपस्टिक लगाई हो। अपने माथे पर बिंदी लगाकर और क्रीम पाउडर करती है और अपने भाई राजेश के साथ खेला करती थी। खेलते खेलते अचानक ये दोनों छत पर चले जाते हैं। पिंकी भी राजेश के पीछे पीछे छत पर चली जाती है। तभी अचानक से पिंकी का पैर फिसल जाता है और वो रेलिंग से सीधा नीचे गिर जाती है और गिरते ही पिंकी की मौत हो जाती है। पिंकी की आत्मा आज तक यही समझती रही कि उसके भाई राजेश ने उसे गिराने से बचाया नहीं, इसलिए वो राजेश के पीछे लगी हुई है और अब वो राजेश की बेटी नताशा को परेशान कर रही है। राजेश की माँ ने राजेश से कहा कि बेटा, अपनी बहन से माफी मांग, क्योंकि जब तक तू माफी नहीं मांगेगा तब तक पिंकी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। राजेश पिंकी की आत्मा के सामने बहुत गिड़गिड़ाता और रोता है और कहता है कि मेरी बेटी नताशा को छोड़ दो। छत की रेलिंग से गिरकर तुम अपने आप मर गई थी। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैं तुम्हें नहीं बचा पाया, इसका मुझे खेद है। पिंकी, तुम मेरी बेटी को छोड़ दो। इतना कहने के बाद पिंकी की आत्मा नताशा के शरीर से बाहर निकल जाती है। अब नताशा के साथ राजेश और पल्लवी खुशी खुशी उस घर में रहते हैं। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, आज की दूसरी कहानी सुनते हैं। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। उखड़ी सांस के साथ वो यही सोच रहा था, मैं यहाँ आया ही क्यों। उसे याद आने लगा वो वक्त, सर्दियों का महीना आखिर किसको नहीं प्यारा लगता, केवल गरीबों के अलावा। पर अगर रोजी रोटी इसी मौसम पे टपकी हो तो बात अलग है। पहाड़ी बर्फ से ढकी हुई थी
चारों ओर केवल सन्नाटा और कीड़ों की आवाज। आज तो शायद ही पहुंच पाऊं, कुछ बड़बड़ाता हुआ सौरभ ने बोला। वो ड्राइविंग कर रहा था ऊटी के सर्द रास्ते पे। रात के 1 बज चुके थे। दूर उसे घर की रोशनी दिखाई दी। थोड़े कोहरे में वो लाइट किसी मार्गदर्शन से कम न थी। एक भेड़िया अचानक उसे ब्रेक मारने पड़े। एक भेड़िया 10 फुट की दूरी पर ही खड़ा था। घर घर की आवाज उसके खूनी जबड़ों से निकल रही थी। उसकी आंख सूखी लाल थी। सौरभ की पैंट खराब हो रही थी। वो थूक सटक के चिल्लाने की कोशिश करने लगा, पर खौफ से उसके गले से कुछ भी ना निकला। ऊपर चांद पूर्ण था। तभी दूर कहीं से सियारों की आवाज आती सुनाई दी। भेड़िए ने आवाज की दिशा में देखा और फिर पलट के सौरभ की ओर देखा। फिर हल्की सी गुर्राहट, जैसे उसे चेतावनी देके छोड़ रहा हो। भेड़िया फिर आवाज की दिशा में भाग गया और धीरे धीरे गुम हो गया। सौरभ की तो जैसे जान में जान आई। उसने कार फिर से स्टार्ट की और दौड़ पड़ा मंजिल की ओर। काफी पुराना था वो बंगला, लेकिन था काफी आलीशान। गेट पर बैठे गार्ड ने सौरभ को सलाम ठोका और लपक के दरवाजा खोला। बंगले को देखते हुए सौरभ ने अंदर प्रवेश किया। गार्ड सुंदरलाल बोले, साहब विनय बाबू आज दोपहर में ही आ गए थे। सौरभ बोला, अच्छा, और कोई भी आया क्या? गार्ड बोला, नहीं साहब, अब तक तो नहीं। सौरभ ने बंगले में प्रवेश किया। विनय बोला, हाँ यार, कैसा है? सौरभ बोला, बस जिंदा पहुंच गया बहुत है। विनय बोला, क्यों, क्या हुआ? सौरभ बोला, मत पूछ, क्या खूंखार भेड़िया था वो। कुछ किलोमीटर पहले दिखा, फिर किसी सियारों की आवाज सुनकर भाग गया। विनय बोला, मुझे तो नहीं दिखा, शायद मैं दिन में आया इसलिए। सौरभ बोला, हाँ शायद। दोनों दोस्त कुछ बात करके फिर अपने अपने कमरे में चले गए। शायद रात के 3 बज चुके होंगे। तभी एक साया सौरभ के कमरे की खिड़की पर दिखाई दिया। उसने पहले से खुली हुई खिड़की से अंदर प्रवेश किया और दोनों हाथ सौरभ की गर्दन की ओर बढ़ाने लगा। सौरभ की नींद अचानक खुल गई और वो साये को देखकर चौंक गया और चीख पड़ा। तभी लाइट जल गई। सौरभ ने देखा स्विच बोर्ड के पास विनय खड़ा था। वो मंद मंद मुस्कुराता हुआ। सौरभ बोला, तू? विनय बोला, यस बेबी। अब सौरभ उस साये की ओर देखता है और चौंकता है। तुम अजय? अजय बोला, हाँ, अभी थोड़ी देर पहले पहुंचा। विनय से मिला, सोचा तुझे चौंकाया जाए। कसम से चेहरा देख के तुम्हारा मजा आ गया। सौरभ बोला, यहाँ फटके 26 हो गई, तुम्हें मजा सूझ रहा है? सॉरी ब्रो, कैसा है? अजय ने बोला। सौरभ बोला, बस जैसे तुम्हारा मेल मिला मैं चला आया। हाँ, बस अनुराग और बासु का इंतजार है। फिर तीनों दोस्त पुरानी बात डिसाइड करने लगे। अगली सुबह सौरभ बंगले के चारों ओर मॉर्निंग वॉक पर निकला। घूमते घूमते वो पिछले हिस्से में पहुंचा, जहां पर एक छोटा सा कमरा था। 3 टपरी का बना वो कमरा सौरभ को खटका। वो उसकी तरफ बढ़ा तो हल्की सी सड़ान उसे आई। तभी पीछे से सुंदर गार्ड की आवाज आई, उधर कुछ नहीं है साहब। पर यह बदबू किस चीज की है? सौरभ ने पूछा। चूहा मर गया होगा, वो कबाड़ा रूम है ना, सांप बिच्छू हो सकते हैं, मत जाइए, सुंदर ने सफाई दी। अच्छा बोल के सौरभ वापस वॉक पर लग गया। सुंदर ने गमछे से अपने पसीने पोंछे। वो बंगले के ऊपर छत पे देखने लगा, जिधर एक कौवा बैठा। काव काव करके वो कौवा सुंदर के सर के पास से गुजरा। सुंदर एकदम पीछे हट गया और उधर से आते हुए अनुराग से टकरा गया। अरे साहब, आप कब आए? सुंदर के मुंह से निकला। अनुराग बोला, बस अभी। सामान रख के सौरभ की तलाश में निकला। किधर गया है? सुंदर बोला, वो तो यहीं बंगले में वॉक पर निकले हैं। अनुराग उधर चल दिया जिधर सुंदर ने इशारा किया था।
थोड़ी दूरी पर उसे सौरभ दिखाई दिया, जो कि खाई की दिशा में मुंह करके खड़ा था। अनुराग ने उसे आवाज दी, सौरभ, सौरभ, पर कोई उत्तर न पाकर वो उसके पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखा। तभी पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा, अनुराग, अनुराग। अनुराग ने पलट के देखा तो सौरभ और अजय आ रहे थे। वो चौंक गया और फिर पलट के उधर देखा जिधर सौरभ को पहले खड़ा देखा था। उधर कोई न था। अचंभित होके वो सर खुजाने लगा। अनुराग बोला, अरे सौरभ, तुम तो इधर खाई की तरफ देख रहे थे ना? सौरभ बोला, सवेरे सवेरे चढ़ा लिया है क्या बे? अभी टाइम है भाई, रात में पार्टी करेंगे, चिंता मत कर। अनुराग बोला, पर वर कुछ नहीं, अंदर चल और बसु को फोन लगा, अभी वही बाकी है। सौरभ ने थोड़ा नाराज होने का दिखावा किया। अनुराग बोला, तुम लोगों के लिए सरप्राइज है एक। सौरभ बोला, क्या है भाई? सोनिया, मोनिका और सारिका भी आ रही हैं, याद है ये सब ना? ओ तेरी! सौरभ और अजय दोनों चौंक पड़े। हाँ शायद आ जाएंगे, चलो अंदर चलो। तीनों बंगले में वापस चले गए। सुंदर, सुंदर चिल्लाता हुआ विनय बाथरूम से बाहर निकला और उन तीनों को एक साथ देखकर बोला, वाह, अनुराग भी आ गया। बसु बचा है बस, पर सबसे पहले ये सुंदर कहाँ मर गया? क्या हुआ साहब? बोलते हुए सुंदर ने बंगले में प्रवेश किया। विनय बोला, अरे पानी चला गया है, देखो जरा क्या दिक्कत है। सुंदर बोला, अभी देखता हूँ। सुंदर के जाने के बाद सब बैठ के बसु को कॉल मिलाने लगे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। खट खट। सबने नजर उठा के देखा तो एक खूबसूरत सी लड़की वहां खड़ी थी। सोनिया सबके मुंह से एक साथ निकला, यस, मैं और सारिका भी आ रही हैं, लगेज निकाल के। बंगले में अब सौरभ, विनय, अजय, अनुराग, सोनिया और सारिका आ चुकी थे। सबको मोनिका और बसु का इंतजार था। रात में खाने की टेबल पर सब इकट्ठा हुए। सौरभ बोला, यार बसु के घर पर फोन किया था क्योंकि उसका लगा नहीं। अंकल ने बताया वो तो परसों ही निकल गया था, इस हिसाब से उसे सबसे पहले आ जाना चाहिए था। सभी असमंजस में थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और मोनिका ने प्रवेश किया। वाह, अब तो मोनिका भी आ गई। खाने के बाद थोड़ी गपशप हुई और सब सोने चले गए। उधर बाहर सुंदर गार्ड चांद को एकटक देख रहा था। तभी उसे बंगले के ऊपर एक चमगादड़ लटका हुआ नजर आया। चांदनी रात में उसकी चमकती लाल सुर्ख आंख बहुत भयानक लग रही थी। सुंदर की निगाह चमगादड़ से टकराई और वो जड़ सा हो गया। अब चमगादड़ उड़कर उसके पीछे आ गया। उफ! अब वो चमगादड़ एक इंसानी शरीर ले रहा था। कौन था वो? उसने सुंदर की गर्दन एक ओर झुकाई और अपने दांत उसकी गर्दन में गड़ा दिए और उसका रक्त पीने लगा। थोड़ी देर बाद वो फिर से चमगादड़ बन गया और उड़ के अंधेरे में गुम हो गया। सुंदर को जैसे होश आया और वो इधर उधर देखने लगा, पर उसे कुछ नजर नहीं आया। फिर वो अपनी कुर्सी पर सो गया। सारे दोस्तों का अगला दिन आसपास घूमने में बीत गया और शाम पार्टी में और पीने में। सारे के सारे नशे में चूर होकर अपने अपने कमरे में सोने चले गए। चांद आकाश में छा गया था। सारा माहौल सन्नाटे में था। दूर से कभी सियारों की आवाज आई। सुंदर रहस्यमयी तरीके से उठा और पाइप के सहारे बंगले में चढ़ने लगा। थोड़ी ही देर में वो सोनिया के कमरे में था। उसके चेहरे पर नुकीले दांत दिखने लगे और उसने वो दांत सोनिया की गर्दन पर गड़ा दिए। सोनिया की आवाज सियारों की आवाज में दब गई थी। सोनिया का सारा रक्त पीने के बाद सुंदर वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया। सोनिया की आंख खुली थी और उसमें कोई हरकत नहीं थी। वो मर चुकी थी। अगली सुबह हड़कंप मच गया क्योंकि सबको सोनिया की मौत का पता चल चुका था। सबको सुंदर पर पूरा शक था क्योंकि वो सुबह से ही गायब था। सोनिया की लाश को सबने एक किनारे रख दिया क्योंकि शहर वहां से दूर था और पादरी को आने में टाइम लगता। सोनिया क्रिश्चियन थी, इसलिए सबने उसी के तरीके से उसे दफनाने की सोची। पादरी बाबा रास्ते में थे। उनके साथ इंस्पेक्टर आदित्य भी थे। शाम हो चुकी थी।
और रात उन इलाकों में जल्दी होने की वजह से अंधेरा हो रहा था। अचानक एक भेड़िया गुर्राता हुआ उनकी जीप के आगे कूदकर आ गया। उसकी आंख बहुत भयानक लग रही थी, सूखी लाल। अरे ये क्या? ये तो वही भेड़िया लग रहा था। इंस्पेक्टर असमंजस में पड़ गए कि आगे बढ़ें या इंतजार करें। तभी दूर से आती हुई सियारों की आवाज ने उसका ध्यान खींचा। वो मुड़ा और आवाज की दिशा में भाग गया। उन्हें बंगले तक पहुंचने में रात हो गई थी। पादरी बोले, हाँ तो कहाँ पर है बॉडी? सबने उधर इशारा किया जिधर उन्होंने सोनिया की लाश रखी थी। पादरी बोले, वहाँ तो कोई बॉडी नहीं है। सोनिया सच में वहाँ नहीं थी। सब मिलकर उसे ढूंढने लगे, पर सोनिया कहीं न मिली। क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी तो पादरी और इंस्पेक्टर वहीं बंगले में रुक गए। रात को 3 बजे मोनिका की चीख सुनकर सब दौड़कर उसके कमरे में गए तो देखा मोनिका फर्श पर पड़ी थी और चारों तरफ खूनी खून फैला था। सब सन्नाटे में आ गए। तभी अनुराग चीख पड़ा, वो देखो सोनिया। सोनिया बाहर चमगादड़ की तरह उड़ रही थी। पादरी ने क्रॉस निकाला तो वो वहाँ से भाग गई। अजय बोला, ये क्या हो रहा है? अनुराग बोला, सच यार। पादरी बोले, कोई प्रायश्चित शक्ति का साया लग रहा है। मुझे इस बंगले को बांधना होगा। इसके बाद पादरी बाबा ने बंगले को मंत्र से बांध दिया और सबको एक क्रॉस देकर उसे पहनने को कहा। फिर उन्होंने मोनिका को क्रॉस के साथ बंगले के पीछे दफना दिया। थोड़ी देर बाद सब सोने चले गए। तभी अजय की खिड़की पर दस्तक हुई। वो मोनिका थी। उसकी आंखों में सम्मोहन था। अजय एकटक उसे देखता रह गया और खिड़की खोल दी और बाहर कूद गया। मोनिका बोली, अजय अब क्रॉस निकाल दो। अजय ने वैसा ही किया और अगली ही पल वो मोनिका का शिकार हो गया। अब अजय भी एक वैम्पायर था। ये सब होते हुए अनुराग ने देखा और सबको सचेत किया। सब खौफ में आ चुके थे। बाहर खड़ी सोनिया, मोनिका और अजय सबको दिख रहे थे। उनके चेहरे पर नुकीले दांत चमक रहे थे। फादर बोले, चिंता मत करो, जब तक तुम इस बंगले में हो और क्रॉस तुम्हारे साथ है तब तक तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। फादर की बात सुनकर सबकी जान में जान आ गई। तभी वहाँ सुंदर भी आ गया और उन तीनों का साथ खड़ा हो गया। अरे ये भी? विनय चौंक गया। पर हम कब तक यहाँ बंद रहेंगे? सौरभ बोल पड़ा। बस रात तक, क्योंकि दिन में इनकी शक्ति समाप्त हो जाती है। फादरी ने बोला। घर घर की आवाज ने सबका ध्यान बांटा। सबने चौंक कर उधर देखा तो पाया वही भेड़िया उधर खड़ा था। भेड़िए ने मोनिका के ऊपर छलांग लगाई और अपने जबड़े से उसकी गर्दन दबोच ली और तोड़ दी। मोनिका अब वास्तव में मर चुकी थी। सोनिया और सुंदर वहां से वापस भाग गए। अजय ने भेड़िया पर हमला कर दिया। अनुराग बोला, ये तो अपनी साइड लग रहा है, पता नहीं, अभी कह नहीं सकते। फादरी बोले। उधर भेड़िया अजय को भी मार चुका था। अब वो बंगले के अंदर कूदकर आ गया। अब चौंकने की बारी फादरी की थी। भेड़िया धीरे धीरे कदमों से उन सब की ओर बढ़ रहा था। फादरी बाबा लगातार मंत्रों में लगे थे, पर ना जाने क्यों कोई असर सा ना हो रहा था। सौरभ, विनय, अनुराग और इंस्पेक्टर आदित्य भी चौकन्ने से हो गए थे। तभी इंस्पेक्टर ने अपनी पिस्तौल निकाल ली और भेड़िए पर तान दी। जैसे ही इंस्पेक्टर ने फायर करना चाहा, भेड़िए में यकायक एक बदलाव सा हुआ। वो रूप बदल रहा था। वो जिस इंसान में तब्दील हुआ उसे देखकर सब चौंक से गए। बसु? सबके मुंह से एक साथ निकला। हाँ मैं, बसु ने बोला। मैं सबसे पहले बंगले पर पहुंच के तुम लोगों को सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन तकदीर देखो मेरे साथ न जाने क्या हो गया। उस दिन मैं बंगले में पहुंचा और हर एक कमरे में घूमने लगा। सोचा कि कहाँ क्या सेट किया जाए। तभी मैं उस कोने वाले स्टोर रूम में पहुंच गया जहाँ से अजीब सी बदबू आती रहती थी। ये वही कमरा था जिसे सौरभ ने देखा था। वसु ने आगे बोलना जारी रखा और बताया कि वहाँ एक आईना था। मैंने जब उसमें अपना चेहरा देखा तो वो एक भेड़िए की शक्ल का नजर आया। मैंने जब उसे छूना चाहा तो वो टूट गया और मैं बेहोश हो गया। जब मैं वापस से उठा तो अपने को कमरे में पाया
और उस समय तक सुंदर वहाँ नहीं था, बल्कि कोई मदन काका थे जो मुझे उठाकर लाए थे। ऐसा उन्होंने ही मुझे बताया था। फिर शाम हो चुकी थी तो मैं बालकनी में बैठे सुट्टे मार रहा था कि मेरी नज़र चांद पर पड़ी और मेरे शरीर में अजीब सा महसूस होने लगा। मेरे शरीर पर बाल आने लगे, मेरे दांत निकलने लगे और देखते ही देखते मैं एक भेड़िया मानो बन चुका था। इंसानी खून की अजीब सी प्यास मुझे लगने लगी। अब आसपास कोई न था। मेरी नज़र मदन काका पे पड़ी जो गेट पर पहरा दे रहे थे। मैंने उन पर छलांग लगा दी और उन्हें भभोड़ डाला। फिर उनका सारा रक्त पी लिया। उसके बाद मैंने उन्हें बंगले के पीछे दफना दिया। अगली सुबह जब मैं नॉर्मल हुआ तो मुझे बहुत रोना आया और गुस्सा भी। मैंने सामान पैक करके जाने की कोशिश की तो मेरे सामने गेट पर एक सियार आ गया। बसु ने बोलना जारी रखा। सियार फिर दो पैरों पर खड़ा हो गया और इंसानी रूप लेने लगा। वो एक राजा लग रहा था। बसु बोला, आप कौन हैं और इस तरह क्यों हैं? राजा बोला, मैं रूप कुमार हूँ और ये बंगला मेरे वंशज का है। मेरी 10वीं पीढ़ी में हुआ एक शैतान जिसका नाम टीटू था। वो मायावी शक्तियाँ प्राप्त कर चुका था और आसपास के गांव वाले उसके खौफ में जीते थे। वो चमगादड़ बन सकता था और वैसे ही लोगों का खून पीता था। लोगों को मेरा इतिहास एक बाबा जी ने बताया और मेरी आत्मा को बुलाने के लिए जप किया। अंत में मैं आया, लेकिन इतने सालों में मेरी शक्तियाँ कम हो चुकी थी। वहीं टीटू की बहुत बढ़ चुकी थी। मुझे कुछ समय चाहिए था। तभी सियार वहाँ आ गए और राजा रूप कुमार का आकार ले लिया। रूप कुमार। तभी कुछ सालों बाद जब बसु यहाँ आया तो उनकी शक्तियों ने उसे भेड़िया बना डाला। तो मैंने उसे मंत्रों से कुछ राहत दी। अब वो मेरे साथ है। तभी वो तुम लोगों को रास्ते में आकर चेतावनी देता था। खैर, हमें मिलकर इस मुसीबत का सामना करना होगा। सब मिलकर विचार करने लगे। रूप कुमार ने उन्हें तहखाने में तलाशने को कहा तो वहाँ उन्हें एक त्रिशूल मिला। अब सब बेसब्री से सोनिया और सुंदर का इंतजार करने लगे। आधी रात के बाद सुंदर की जहरीली हंसी सुनाई दी। सब मरेंगे, कोई नहीं बचेगा। सोनिया उसके साथ नहीं थी। तभी सारिका की चीख सुनाई दी। सब भागकर ऊपर गए तो देखा सारिका मुंह के बल गिरी है और सोनिया उसके ऊपर झुकी है। वो उसका खून पी रही थी। रूप कुमार बोले, जल्दी करो, वो त्रिशूल इसके सीने में घुसा दो। अनुराग ने वैसा ही किया। सोनिया तड़पने लगी और गिर के जलने लगी। थोड़ी ही देर में वो राख का ढेर बन चुकी थी। सारिका ने आंख खोली। उफ, क्या भयानक आंख थी। उसने थप्पड़ मारा तो सौरभ उड़ के खिड़की के बाहर गिरा, जहां आसमान में सुंदर चमगादड़ बनकर उड़ रहा था। सौरभ पूरी ताकत से भागने लगा और उखड़ी सांसों के साथ सोचने लगा, वो यहाँ आया ही क्यों। उसे पूरी कहानी रिवाइंज में याद आने लगी। उसे बस बंगले में पहुंचना था। फादरी बोले, आखिर ये अंदर आया कैसे, जबकि ये बंगला मंत्र बंदित है। रूप कुमार बोले, ऐसे। रूप कुमार ने खिड़की के कोने में इशारा किया, जहां एक कोने में खून लगा था, जो कि शायद खिड़की के कोने से सारिका को चोट लगने से लगा होगा। उधर सौरभ बंगले के दरवाजे के पास पहुंचने वाला था कि सुंदर उसके सामने आ खड़ा हो गया। अब अनुराग, विनय, फादरी, रूप कुमार, बसु और इंस्पेक्टर सारिका के सामने थे। उधर सुंदर ने सौरभ को दौड़ा रखा था। सौरभ बंगले के दरवाजे के पास पहुंचा ही था कि सुंदर उड़कर उसके सामने आ खड़ा हो गया। सौरभ का सारा रक्त सूख सा गया। सुंदर ने सौरभ को पकड़ लिया और अपने पहने दांत उसकी गर्दन की तरफ बढ़ाने लगा। तभी एक आवाज ने उसका ध्यान बांटा, ठहरो। सुंदर ने पलट के देखा तो वो चौंक पड़ा। सुंदर के सामने मदन काका की आत्मा खड़ी थी। सुंदर चूक पड़ा। तुम? हाँ मैं, मदन काका की आत्मा ने जवाब दिया। बहुत हुआ तुम्हारा ये खूनी खेल, बस करो अब। हा हा हा। सुंदर ने खूनी आहट लगाई तो उसकी आवाज सन्नाटे में दूर दूर तक
गूंजने लगी। अब ये खेल इन सबकी मौत पर भी नहीं रुकेगा, सब मरेंगे। सुंदर बोला। साहस। मदन काका की आत्मा सौरभ के पीछे आ गई और बोली, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। यह कहकर मदन काका की आत्मा सौरभ के शरीर में प्रवेश कर गई। सौरभ का रूप भयानक हो गया, उसके 4 हाथ हो गए और सब अलग अलग जीवों के, केकड़ा, शेर, अजगर और मकड़ी। क्या भयभीत दृश्य था वो। सुंदर भी एक पल को बुरी तरह से घबरा गया, पर दूसरे पल उसने खुद को संभाला और सौरभ के ऊपर हमला कर दिया। दोनों के बीच में महासंग्राम शुरू हो गया। उधर सारिका को काबू करना मुश्किल हो रहा था। पादरी बाबा ने अपने मंत्रों से कुछ हद तक उसे बस में रखा। सहसा बसु ने फिर से भेड़िए का रूप धर लिया और लपक पड़ा सारिका के ऊपर। सारिका फुर्ती से एक और हट गई और अपने नुकीले पंखों से बसु की पीठ खुरुच दी। आह की आवाज के साथ बसु पलटा। वो सर झुकाकर खड़ा हो रहा था। सारिका हंस रही थी। उसकी हंसी ने सबके होश उड़ा दिए। सहसा बसु ने सर उठाया और उसकी आंखों में अंगारे बरस रहे थे। वो एक छलांग लगाकर सारिका के ऊपर से होता हुआ उसके पीछे पहुंचा और एक ही वार में उसका सर धड़ से अलग कर दिया। उधर सौरभ के विकराल रूप ने सुंदर के हौसले परास्त कर दिए। सौरभ ने जोर से हुंकार भरे और सुंदर के चीथड़े उड़ा दिए। अनुराग, विनय, पादरी, रूप कुमार, बसु और इंस्पेक्टर अब सौरभ के पास आए। तब तक मदन काका की आत्मा उसके शरीर से बाहर आ चुकी थी। सबने सुंदर काका का धन्यवाद दिया। मदन काका बोले, अब मेरा मकसद पूरा हो गया और मुझे मुक्ति मिल गई। पादरी ने भगवान से प्रार्थना की। फिर मदन काका की आत्मा एक जोर रोशनी के साथ आसमान में लुप्त हो गई। पादरी बाबा ने इस बंगले को चारों ओर से एक बार सिद्धि की और सबने वहां से रुखसत ली। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। कहानी आप लोगों को कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।